बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इंतहाई अहम लेक्चर में हम जितना कुछ थोड़ा बहुत ग्रामर का पढ़ चुके हैं, 3 टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, उनको थोड़ी सी रिवीजन देंगे और साथ जो E3 में हमारी बुक्स हैं, जो बुक्स है हमारे पास स्टफ़ है E3 में, उसको हम देखेंगे। एक बात ज़हन में बिठा लें कि जिस तरह हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन अहम है, इसी तरह पेपर्स को प्रिपेयर करने के लिए रिवीजन उतनी ही अहम है। और जो जनरलाइजेशन लेके मैं चलता हूँ वो बड़ी सिंपल है कि इंटरमीडिएट में और आज तक की हमारी जितनी एकेडमिक स्टडीज़ हैं उनमें हम लर्निंग को एक सेपरेट थिंग समझते हैं और प्रिपरेशन को एक सेपरेट थिंग समझते हैं, और इनके लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में हम लेके चलते हैं इस काम को, दोनों को अलग अलग चीज़ें लेके चलते हैं। और जब हम आते हैं एंटी टेस्ट में तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके एट द सेम टाइम हमें करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इंटरमीडिएट और एंटी टेस्ट में डिफरेंस अगर मैं कहूँ तो ये थीमेटिक सा डिफरेंस जो बंदा ड्रॉ कर लेता है वो बंदा आगे कामयाबी की तरफ सफ़र शुरू कर देता है। तो इसलिए जैसे ही अब हम रिवीजन ले रहे हैं तो साथ हमें ये इसकी इम्पोर्टेंस का भी पता हो कि हम अब लर्निंग के साथ साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, और जो बंदा ये काम करता रहेगा वो बंदा बहुत ईजीली चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा और उसके लिए कोई ख़तरा नहीं होगा नियर टू द एग्ज़ाम जाके। अदरवाइज़ जो मेजॉरिटी पीपल हैं वो क्या करते हैं, वो शुरू में लर्निंग के फ़ेज़ को इसको समझ रहे होते हैं कि चलो जी लेक्चर हो रहे हैं, कोई नहीं देख लेंगे बाद में, अभी तो ये टाइम पड़ा है वो टाइम पड़ा है, और जब करीब आते हैं पेपर के तो कुछ भी नहीं आता होता और फिर हाथ पाँव फूल जाते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी आदतों में से बुरी आदत ये है एज ए नेशन कि हम पहले काम को हाथ नहीं लगाते, हम अगले दिन पे काम को छोड़ते हैं, और नेक्स्ट जैसे काम हमारा इकट्ठा होता रहता है और कोई काफ़ी ज़्यादा पहाड़ की तरह इकट्ठा हो जाता है तो फिर काम तो हो नहीं सकता। फिर हम उसके पास बैठ के रोने पीटने लग जाते हैं कि देखो जी मैं तो बड़ा चुन्ना मुन्ना सा बच्चा हूँ और ये देखें कितना काम मेरे ज़िम्मे लगा दिया है, और फ़लाँ टीचर भी ज़ालिम है और ये इदारा भी, इंस्टीट्यूट भी ज़ालिम है, और ये ऐसी बातें करने लग जाते हैं। ये रियलिटी है, आप खुद भी अपने आप को अंदर से झांक के ये चीज़ चेक कर सकते हैं। तो बुक्स हमने देख ली हैं कि जो हमारे पास हमने हासिल करनी है, और एमडी कैट से रिलेटेड एमडी कैट ड्रिवन बुक्स हैं हमारी, उनके अलावा कुछ भी नहीं है, उन्हीं से पेपर बनता है। ये हमारी केमिकल ग्रामर के सेक्शंस को थोड़ा सा मैं एलेबरेट कर दूं। सेक्शन नंबर 1 में हम अपने तौर पे 1 या 2 रातों में बैठ के इस सेक्शन की रीडिंग से हम अपनी ग्रामर की कॉमन सेंस को बहुत अच्छे तरीके से रिफ़ाइन कर लेते हैं कि अगर हम ग्रामर की बेसिक सेंस लेके सेंटेंस को एक ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से देख के फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लें, कनेक्टिविटीज़ सेंटेंस के अंदर जो अपीयर होती हैं उनको कंट्रोल करना सीख लें, और वर्ड टू वर्ड कॉम्बिनेशंस, वो भी वर्ड टू वर्ड कॉम्बिनेशन भी एक कनेक्टिविटी है, फिर टेंस टू टेंस कॉम्बिनेशन है, कंस्ट्रक्शन मिस्टेक्स हैं, रन ऑन सेंटेंसेज हैं, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के तरीकों को रन ऑन सेंटेंसेज कहते हैं, रिपीटिशन को अवॉइड करना है, रिडंडेंसी पे हमने काम करना है, एक टॉपिक है इसका, और कॉलोकेशन है, सिंगल वर्ड चॉइसेस हैं, 33 मेजर सिंगल वर्ड चॉइसेस हैं, उनको प्रिपेयर करना है, और पैरेललिज्म है। ये 11 टॉपिक्स हैं, और इन 11 टॉपिक्स के लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भले आप अपने रिक्शे वाले अंकल को भी क्लास में ला के बिठा देना, तो इन 11 टॉपिक्स की उनको भी समझ लग जाएगी, क्योंकि इतनी कॉमन सेंस से रिलेटेड बातें हैं, और ये इंग्लिश की ग्रामर को थोड़ा सा आपके अंदर एक स्पेस देती हैं और आप उनको सोचने की सलाहियत पैदा करते हैं। तो ये पहला टॉपिक, पहला सेक्शन है हमारे ग्रामर का, और इसको कंप्लीट करना है आपने 1-2 रातों में। पढ़ने की बारी आएगी तो मैं पढ़ाऊँगा इनमें से जिनको पढ़ाना है, लेकिन मैं साथ साथ अक्सर बोलता हूँ ना, वर्ड टू वर्ड कॉम्बिनेशंस, टेंस टू टेंस कॉम्बिनेशंस, ये स्केलेटन है हमारी ग्रामर का। इसके बगैर ग्रामर के अंदर जो है वो प्रोटीन्स नहीं लगेंगी, पहले बोन्स बनेंगी तो फिर ही आगे। तो कनेक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो इस तरह ग्रामर के जॉइंट्स हैं ये सारे, और पहले जॉइंट्स कवर करके स्केलेटन बिल्डअप करके फिर उसके ऊपर आप गोश्त वगैरह लगाते हैं, तो फ्लैश वगैरह लगाते हैं। तो ये हमारे पास सेक्शन नंबर 1 था। अब सेक्शन नंबर 2 में हम क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक वाइज स्टडी पे चले जाते हैं। हमने तो यही किया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट नाउन पे चले गए, लेकिन मैंने जो आपसे रिक्वेस्ट की है वो पूरी करेंगे तो ये बात आपको पहले पढ़नी शुरू होगी। और जो बंदा अभी तक ये सोच रहा है कि ये जो बुक पे पैसे लगेंगे तो वो बंदा वो कंगाल हो जाएगा, और बुक से पैसे बचा के जो भी किताब आप लेना चाहते हैं एंटी टेस्ट की, तो आप जो है ना दुबई में कोई कोठी छोटी डाल लेंगे तो ज़रूर डालें। किताबों से पैसे बचा के बंदा कभी भी अमीर नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर आपने पढ़ना है, अगर आपने बंदे के पुत्रों की तरह इस एंटी टेस्ट के सेशन को क्लाइमैक्स तक लेके जाना है, तो आपके पास अच्छी क्वालिटी बुक्स होनी चाहिए। तो ये हमारे पास 2 इसके सेक्शंस हैं हमारी किताब के, तो उसको मैंने जिस स्टेट ऑफ द आर्ट वे से लिखा हुआ है, और वो एक रिकग्नाइज बुक है कंट्री वाइड अब, और इसी की बेस को हम बना के अपने आप को एक उस ग्राउंड तक लेके जाते हैं जिसमें ग्रामर
इम्पल्सिव वे से होने लग जाती। आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको आंसर खुद ही जो आने लग जाते हैं दिमाग की तरफ से। तो इसलिए ये टॉपिक वाइज स्टडी के बाद फिर हम वोकेबलरी अपनी कंट्रोल करते हैं और उसको सेंटेंस कम्प्लीशन में अप्लाई करने के लिए तमाम तर जो तरीके हमने देखे हैं सेंटेंस कम्प्लीशन के लिए, हमने जो टेस्ट के डिस्कशंस में बातें की हैं, तो इस वजह से वहाँ से हम पिक करते हुए ये अपने सारे सेक्शंस को, सारे एरियाज़ को बहुत लेवल तक प्रिपेयर करते हैं। अभी तक की समरी क्या है जो मैंने बात की है कि रिवीजन हमारे लिए डू और डाई है। इसलिए हम थोड़ा सा जो स्टार्टिंग में लेक्चर्स थे बच्चों ने वो नहीं सुने, बहुत सारे मिस हो गए, बाद में बच्चों ने ज्वाइन किया, तो ये थोड़ी सी रिवीजन दे के मैं आपको एक वे आउट देना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं उनको पता लग जाए कि क्या हमने कर लिया और क्या आगे करना है। हमारे पास एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जो 16 और 15 या जितने भी MCQs ग्रामर से आएंगे, हर एक MCQ एक सेंटेंस पे मुश्तमिल होगा। हमने उसमें से एरर ढूंढनी है, चाहे वो स्पॉट दी एरर हो, चाहे वो सेंटेंस करेक्शन हो। हमारी नज़र एरर पे पहले पड़ती है और एरर को हम स्पॉट दी एरर में तो एरर ही बबल फिल करते हैं, जो एरोनियस प्लेस होती है वही बबल बनती है हमारा बबल फिल करने के लिए। और जो सेंटेंस करेक्शन में जो 4 सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, 4 एक ही सेंटेंस को 4 टाइम्स लिखा जाता है, उसमें से 3 को गलत कहेंगे तो मैंने कहा था एक सही निकलेगा ना, तो इसलिए एरर ढूंढनी आपका काम है, जो टीचर का काम होता है। अब एक सेंटेंस हमारा बेंचमार्क है, एक सेंटेंस हमारा स्पेसिमेन है, उसी को हमने देखना है। अब इसमें एरर ढूंढने के लिए इसकी मेकिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए कि इस पर किस लुक से आपने इस पर नज़र डालनी, किस पर्सपेक्टिव से आपने एक सेंटेंस को देखना है। तो कितने पर्सपेक्टिव थे? 2, एक था अमेरिकन, दूसरा था ब्रिटिश। कि अगर आप ब्रिटिश ग्राउंड्स पे देखते हैं तो आपको क्लासिकली इसमें वो नज़र आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नज़र आने लग जाते हैं कि अगर मैं कहूँ ही जो है वो क्या है, वो रिमूव्ड क्या है, हिज क्या है, हैट क्या है, एज क्या है, हर वर्ड पे रुक के आप अलहदा से इसके पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। तो ये ब्रिटिश पर्सपेक्टिव है, क्लासिकल सा, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत बात को देखा जाता है। और नंबर 2 पे जब हम थोड़ा सा मॉडर्न एंड पे आते हैं तो फिर हम कम्युनिकेटिव होने के लिए सेंटेंस के जो सवोका की टर्म को लेके आते हैं। उसके बाद पहले नंबर पे क्लॉजेस गिनते हैं कि क्लॉजेस कितनी हैं, उसके बाद सेंटेंस को मोनोक्लॉज्ड या मल्टी क्लॉज्ड डिक्लेयर करके फिर हम उसके जो बाकी क्लॉज बाय क्लॉज एनालिसिस में वर्ब देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं, वर्ब में सिंगुलर प्लूरल होना देखते हैं, वर्ब की हम वॉइस देखते हैं, एक्टिव है पैसिव है, नरेशन चेक करते हैं। और ये 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ये फैसले होने चाहिए, क्योंकि ये MD कैट से पहले की बातें, ये बेसिक नॉलेज। अब ये सेंटेंसेस जो आपके सामने हैं, जो मेरे पुराने वाले लेक्चर्स हैं उनके साथ जोड़ के देखें तो आपके माइंड में ये सेंटेंसेस इस तरह नहीं एग्जिस्ट करेंगे, आपके माइंड में ये इस तरह एग्जिस्ट करेंगे। हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे होगी। हाईलाइटिंग बता रही है कि ये वर्ब्स हैं, हाईलाइटिंग बता रही है ब्लू वाली ये कंजंक्शन है, और इस तरह चीज़ें रिलेट हो रही हैं। तो ये माइंड में एक इमेज जो एक सेंटेंस का ड्रॉ होता है, ग्रामेटिकल इमेज ड्रॉ होता है, वो हमें आगे लेके जाता है, ग्रामेटिकल इश्यूज़ को प्रोब करने में हेल्प करता है। इसलिए जो बेसिक्स से जो अवेयर नहीं होगा उसको आगे भी समझ नहीं आएगी। इसी वजह से मैंने आपको कहा था केमिकल ग्रामर के फर्स्ट 5 पेजेस पे आपने काम करना था। फर्स्ट 3 पेजेस को पढ़ के 4 और 5 पे जो एक्सरसाइज दी हैं वो आपने सॉल्व करनी थी, और जिसने की हैं वो थोड़ा सा एक ट्रैक पे आ जाता है। अब ये हमारा पहला स्टेप था, यानी मैं थोड़ा सा स्पीड नहीं बढ़ता, अब ज़रा वापस आता हूँ, ज़रा स्लो बात करता हूँ। रिफ़ाइन करते हैं बात को। रिफ़ाइनमेंट ये है कि रिवीजन ज़रूरी है। रिफ़ाइनमेंट ये है कि जब हम ग्रामर को अपने लिए सबसे मेजर चीज़ समझ बैठते हैं, 66% हमारे पेपर का ग्रामर है, तो उसमें हमें कैसे इसकी तरफ बढ़ना है। तो पहला स्टेप है इसकी जनरल नो हाउ, सेंटेंसेस की मेकिंग में, सेंटेंस सिंथेसिस में जो एलिमेंट्स हैं उनको देखना, और पार्ट्स ऑफ स्पीच और ये जो सवोका की टर्म्स को अलहदा करके दोनों को डिफरेंट एंगल से पढ़ के उसके बाद एक ही सेंटेंस पे अगर झपटा जाए तो दोनों आपके पास ग्लासेस हों, तो तब जाके आप इसको सही तरीके से टैकल कर सकते हैं। और उसके बाद अगले स्टेप पे हम पढ़ते हैं टॉपिक वाइज स्टडी, यानी जब पहले बेसिक नॉलेज 1-2 दिन में कवर कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं टॉपिक वाइज स्टडी पे, जो हमारी चली रही है। और कितने टॉपिक्स की स्टडी होगी है? 3 टॉपिक्स की हमारी स्टडी होगी है। उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, उसमें नाउन हो गया, और उसमें हमारे पास नंबर 3 पे एडजेक्टिव हो गया। तो इन तीनों को हम रिवाइज करना चाहते हैं, लेकिन एक जो रिवीजन के तरीके में हम यूज़ करते हैं ना, वो वही मेथड है जो मैं बोलता रहता हूँ, कीवर्ड्स वाला मेथड है। अब इन तीनों के जो टॉपिक्स के कीवर्ड्स मैं बोलने लगूंगा, और वो हमारे माइंड में इस तरह एग्जिस्ट करेंगे जिस तरह ये सामने आए हुए हैं। एक ऐसे जम्बल्ड सी सिचुएशन में हमारे माइंड में एक मर्तबान है, और उसमें वो सारे तीनों टॉपिक्स के कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट जो बातें हमने की हैं वो सारी इकट्ठी पड़ी हुई हैं, क्योंकि पेपर में उनको इकट्ठे ही हमने लेके जाना है।
अगर हम टॉपिक वाइज स्टडी करते हैं तो पेपर के लिए वो टॉपिक वाइज स्टडी खतरा पैदा कर देती है, क्योंकि एक ही एमसीक्यू में 4 डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स अंडरलाइन होंगे, तो आप क्या करेंगे? इसलिए टॉपिक वाइज स्टडी से आगे बढ़ के हमें कीवर्ड्स का एक मर्तबान तैयार करना पड़ता है जो हमें पेपर में पास करवाता है। ये मैं अभी इतनी ज़्यादा लेवल की अनफोल्डिंग नहीं करा अपनी इस मेथोडोलॉजी की, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं इसको पिन पॉइंट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा और इसके करीब हो जाएं कि ये हमारे माइंड का स्ट्रक्चर होता है कि जब हम पेपर से पहले जाते हैं, अब आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। अब जितने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, जितने कीवर्ड हमने थोड़ा देखे हैं, उनको मैंने थोड़ा सा शेप अप किया, तो ये हमारे माइंड में कैसे देखें। ये जी, क्या आपको पता है कलेक्टिव नाउन कहाँ पढ़ा है हमने? हाँ पढ़ा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ा है और नाउन में भी पढ़ा है। इसको क्यों पढ़ा है भाई? इसको इसलिए पढ़ा है कि ये यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस की बेस पे वर्ब के लिए हमें इसकी ज़रूरत है। इसके साथ वर्ब जुड़ता है तो डिवाइडेड सेंस होगी तो प्लूरल वर्ब आएगा, यूनाइटेड सेंस होगी तो सिंगुलर वर्ब आएगा। 90% प्लस केसेस में जब कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल होता है तो वो यूनाइटेड सेंस ही शो करता है हमारी ज़िंदगी के इस्तेमालात में, जो यूसेजेस में जब हम लेके आते हैं। लेकिन जब डिवाइडेड सेंस आएगी, जब कभी डिवाइडेड सेंस आएगी तो वो सेंस बेस्ड है कि फ़ौरन हमारी सेंस बताइए या डिवाइडेड सेंस है और वह प्लूरल लगाओ। तो इस तरह करके इसको हमने इसलिए पढ़ा है। वन ऑफ द क्यों पढ़ा है बताएं? अब आप तो फ़िक्रा पढ़ जाते हैं, आपको ऐसे कीवर्ड्स नज़र ही नहीं आते, फिर पेपर सॉल्व कराते हैं, पढ़ी हुई बात दिमाग में नहीं बैठती, तो आपका दिमाग खाली है, ये पता नहीं क्या चक्कर है। तो कीवर्ड्स की इस फ़िलॉसफी को अमल कर लें। आज थोड़ा सा मैं रिवीजन इसलिए दे रहा हूँ कि कन्फ्यूजन हमारी ख़त्म हो किसी तरीके से, और ये हमारी रिवीजन का पहला पार्ट है। थोड़ा सा मैं इसलिए आइडिया देना चाह रहा था कि कन्फ्यूजन कम हो, लेकिन जो असल हमारा इसका पार्ट है रिवीजन का, वो एक्यूमुलेटिव टेस्ट से पहले होगा। एक्यूमुलेटिव होगा E4 तब, जब तक हो जाएंगे ना हमारे आर्टिकल भी पढ़ के उसका भी टेस्ट दे लेंगे, तो उसके बाद फर्स्ट हमारा एक्यूमुलेटिव होगा, और फर्स्ट एक्यूमुलेटिव से पहले जो रिवीजन है वो इन्हीं 4 टॉपिक्स की रिवीजन हम लेंगे, तो और बहुत ही लेवल की रिफाइनमेंट आ जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ कि 3 स्टेजेस हैं हमारी स्टडी के, ग्रामर की स्टडी के 3 स्टेप्स हैं। ग्रामर के घर तक पहुंचना है हमने, इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला कदम क्या उठाएंगे? आप इसकी बेसिक्स पे आएंगे और जो फंडामेंटल्स हैं वो कवर करेंगे। मेरा लेक्चर सुन लें, नहीं सुना तो फिर कोई और तरीका अडॉप्ट कर लें, बुक पढ़ लें, जो भी आपके पास तरीका है। नंबर 2 फिर आप क्या करेंगे? ग्रामर की बेसिक्स के बाद आप टॉपिक वाइज स्टडी शुरू करेंगे, जो हम कर चुके हैं। 3 टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, लेकिन पेपर में टॉपिक वाइज स्टडी काम नहीं आती। पेपर में हमारा वो मर्तबान काम आता है जिसमें हम सारी की सारी कीवर्ड्स को अपने मिक्स करके लेके जाते हैं। चाहे वो हमारी ठोकर लग जाए, हम गिर भी जाएं, लेकिन फिर भी वो कीवर्ड्स बचे रहेंगे, और वो चाहे मिक्स भी हो जाए, हमें फिर भी पता होगा वन ऑफ द का ये रूल है। क्योंकि हमें भले ये भूल जाए कि किस टॉपिक में पढ़ा था, हालांकि वो भी पता होना चाहिए, लेकिन हमें जो पेपर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये पता होना चाहिए कि वन ऑफ द हमने इसलिए पढ़ा था। इसके बाद नाउन जो है वो क्या आएगा? प्लूरल आएगा, और वर्ब सिंगुलर आएगा, और इसके 4 रूल्स हमने पढ़े थे, और हु वाली विच दैट वाली क्लॉज भी साथ अटैच करके देखी थी, फिर ओनली वन ऑफ द भी देखा था। फिर देखें इफ़ के रूल्स कितने। इफ़ एक बहुत मेजर कीवर्ड है इंग्लिश का, 8 रूल्स हैं इसके, 4 तो इसके कंडीशनल्स हैं, फिर प्रेजेंट विश है, फिर पास्ट विश है, और इफ़ से अगर सेंटेंस शुरू हो तो दूसरी क्लॉज से पहले और पहली क्लॉज के बाद दरमियान में हम कॉमा लगाते हैं। और आखिरी रूल है कि इफ़ की इन्वर्जन भी हमारे पास होती है, थर्ड कंडीशनल की इन्वर्जन, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन ये वर्ड टू वर्ड कॉम्बिनेशन, टेंस टू टेंस कॉम्बिनेशन जो बंदा पढ़ के बैठा है उसको ये बातें समझ लगेंगी, और मेरी क्लास में बैठने के लिए जो काम नहीं करता उसको मैं क्लास से वैसे ही भगा देता हूँ। अब आपको मैं कैसे भगाऊँ? नहीं करना तो ना करें काम, लेकिन काम आपके ज़िम्मे जो लगता रहा है, अगर आपने किया है तो ये चीज़ें आपके लिए आज ऐसे समझ आने की पोजीशन में थी। नॉट ओनली बट ऑल्सो कहाँ पढ़ा है जी? S2 में पढ़ा है। S2 का पैकेट नंबर कौन सा है? फर्स्ट पैकेट है, डन। उसके बाद S1 के कीवर्ड्स याद हैं? ऑफ के बहन भाई जिनको हमने कहा था, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली एडजेक्टिव में लिखे हुए हैं। टॉपिक भी डिस्कस हो गया, बुक में भी आपने अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो बुक में लिखी हुई है। तो कंपैरेटिवली रिलेटिवली के बाद डिग्री कौन सी लगाती है बताएं ज़रा? अब तो क्या लगाएंगे आप, चूँकि आता कुछ नहीं है। तो कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद फर्स्ट डिग्री हम लगाते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे जितनी भी चीज़ों को कंपेयर कर रहे हों। कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली आर फॉलोड बाय फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? S2 के कीवर्ड्स हैं। फिर दैन हमारे माइंड में कैसे एग्जिस्ट करता है, इसके 6 रूल्स हैं, वर्ड टू वर्ड कॉम्बिनेशन में एक रेंज में लिखे हुए हैं। वो देखने अपने पढ़ेंगे तो हम बाद में, लेकिन एक मैंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं ना कि आप कोई बंदे के पुत्र बने और एक नॉलेज की तरफ तड़प पैदा करें, तो आपको थोड़ा 50% आपके शोल्डर पे है। आप खुद कैसे अपने आप को लेके जाते हैं, ये मैटर करती है बात। सिर्फ टीचर पर रिलाई करना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है दुनिया की। तो हार्डली और स्कार्सली के लिए कॉम्बिनेशन है वहाँ पे, और द नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ दोनों एंटी वर्ड्स हैं। एंटी हमारे पास बाइनरी अपोनेंट्स हैं। द नंबर ऑफ के बाद वर्ब कौन सा लगता है? सिंगुलर। आ नंबर ऑफ के बाद वर्ब कौन सा लगता है? प्लूरल। द सेम के बाद दैट हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद दैट यूज़ करते हैं। और मीन्स और वेजेस के बारे में बात हुई हमारी। लेट के 3 रूल्स हैं। वर्ड टू वर्ड कॉम्बिनेशन के बाद एक हमारे पास लेट को सेपरेटली लिखा हुआ है। लेट के बाद हम
ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन का, लेट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और जब आप कोई चीज़ किसी को उधारी देते हैं तो लेट के बाद टू लगाते हैं, लेट टू हिम, जिस तरह मिसेस विकेट लेट टू हिम अ हाउस वगैरह जिस तरह सेंटेंस है। तो ये 3 रूल्स इसके याद रखने हैं। हर एक कीवर्ड का अपना एक बाउंड्री है, अपनी एक रेंज है, और उसमें रहते हुए उसको प्रिपेयर करें और उसे जान छुड़ा लें बस। और एंड पे जाके ये जितने कीवर्ड्स हैं कोई 150 से ज़्यादा नहीं बनते, और इनको आप लिस्ट बनाई हो आपने और उनको तैयार करके पेपर में ले जाएं। पेपर में आपके अगर 20 आउट ऑफ 20 ना आए तो मुझे कहिएगा। तो एक मेथडोलॉजी होती है, सिर्फ ग्रामर पढ़ना काम नहीं है, उस मेथडोलॉजी को लेके चलना इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आपको पास करवाती है, आपको टॉपर्स के खाते में बनाती है, आपको विजडम देती है, जिससे आप पेपर को सॉल्व करने की सलाहियत में चले जाते हैं। अदरवाइज लाखों लोग नॉलेजेबल होते हैं लेकिन पेपर में फेल होकर आए बैठे होते हैं। वजह ये है कि उनको ये मेथड्स नहीं पता होते। लेस्ट के साथ रूल्स हैं, वर्ड टू वर्ड कॉम्बिनेशन के एंड पे हमारे पास सेक्शन बना हुआ है। लेस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाते हैं, और लेस के साथ हम शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाते हैं। दोनों की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, लेक्चर अलहदा होगा। लेकिन मैं शुरू में बता चुका हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपने पहले जो पेजेस हैं, स्टार्टिंग जो 11 टॉपिक्स हैं, जिनको मैंने कहा कि आपके रिक्शे वाले अंकल को भी बिठा दें तो उनको भी समझ लग जाएगी, तो वो टॉपिक्स आपके लिए अहम है कि आप उनसे कैसे अच्छा समझ पाते हैं। और वो कॉमन सेंस ड्रॉ करते हैं, ग्रामर की स्केलेटन बनाते हैं ग्रामर का। मैं स्पीड में ही बात कर रहा हूँ, इसी तरह बात करूँगा, सुनते जाएँ गौर से। ऑल्दो आई होप्ड माई डिपार्चर वोंट अफेक्ट योर बिहेवियर, द नेगेटिव अफेक्ट वॉज क्लियर। वेयर इज़ द मिस्टेक? हमने अफेक्ट और इफेक्ट को पढ़ा हुआ है, सिंगल वर्ड चॉइस में ये लिखे हुए हैं इन डिटेल। मैंने वहाँ पे क्लियर लिखा है कि ए वाला अफेक्ट उसी का वर्ब उसी का एमसीक्यू बनता है, क्योंकि ए वाला अफेक्ट कभी भी नाउन के तौर पे नहीं आ सकता। ए वाला अफेक्ट हमेशा वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, जबकि ई वाला इफेक्ट जो है वो वर्ब भी बनता है, वो नाउन भी बनता है। वो दोनों एग्जांपल्स भी मौजूद हैं, इसलिए एमसीक्यू बनता है हमेशा। 3 एमसीक्यूज आए हैं अफेक्ट के पास पेपर्स में, पास पेपर के एमसीक्यू लग रहा है। तो ई वाला इफेक्ट आएगा कहाँ पे? नेगेटिव इफेक्ट वॉज क्लियर आएगा यहाँ पे, चूंकि नेगेटिव के बाद एज एन एडजेक्टिव नेगेटिव यूज हो रहा है, आगे नाउन चाहिए, तो ई वाला इफेक्ट आएगा, सेंटेंस ठीक होगा। देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर्स। वाओ, अमाउंट ऑफ तो ठीक है, चूंकि शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता, बच्चों वाला एमसीक्यू था। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं चला रहा हूँ। 100 ऑफ लाइव्स, फिक्रे के शुरू में ही मिस्टेक पड़ी। ये जो कलर्ड प्लेसेस हैं वो अल्फ़ा, बीटा, चार्ली और डेल्टा हैं, इसलिए 100 बोला था रूल हमारे पास। ऑफ से पहले अगर ये 100, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, डजन, योक्स वगैरह आ जाएँ तो ये प्लूरल होते हैं। और आसान बात, वह भी फिर प्लूरल लगता है चूँकि चीज़ें ज़्यादा होगी। अच्छा जी, जॉन इज़ द पर्सन स्टैंडिंग बिसाइड्स द विंडो। अच्छा, साथ खड़ा हो तो फिर बिसाइड लगाते हैं ना, एस तो नहीं लगाते, एस तो तब लगाते हैं जब एक बात में दूसरी बात जमा हो रही हो, तब लगाते हैं। तो इसमें बीटा मिस्टेक है, बिसाइड आएगा। और बिसाइड और बिसाइड्स पेपर में 2-3 एमसीक्यूज आ चुके हैं। हिस्सा अ पार्किंग स्पेस अमंग 2 कार्स। वाह वाह, अमंग 2 कार्स नहीं आना, बिटवीन 2 कार्स आना है बच्चों वाला एमसीक्यू। बट बिटवीन और एंड का कॉम्बिनेशन भी होता है, वो भी आगे पूरा हो रहा है। द वेज ऑफ सिन इज डेथ, या द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल। तो यहाँ पे हमारे पास द वेजेस आएगा यहाँ पे, चूँकि आउटकम के लिए वेजेस इस्तेमाल करते हैं। एक दिन की दिहाड़ी की बात हो रही हो तो वेज आ सकता है, और वो इनकम के लिए, सैलरी के लिए हम वेज भी बोलते हैं, वेजेस भी बोलते हैं। इसको बुक में भी लिखा गया और आपके सामने इसको लेक्चर में भी मैंने बयान कर दिया था। आसान बात। योर हेयर इज ब्लैक, ओके, कलेक्टिव सेंस है, हेयर इज आ गया। बट आई सी 2 ब्लॉन्ड हेयर्स ऑन योर जैकेट, डेल्टा इज इरोनियस प्लेस। यहाँ पे हेयर नहीं आना, हेयर्स आना है, चूंकि यहाँ काउंटेबल नाउन के तौर पे। आ नंबर ऑफ हुला हुप्स हैज डिसअपीयर्ड या हैव डिसअपीयर्ड। आ नंबर ऑफ को देखेंगे, हैव लगाएंगे, आंसर आएगा। ओहो, किधर चले गए? नेक्स्ट आए जी, द नंबर ऑफ हुला हुप्स हैज़ आएगा यहाँ पे, द नंबर ऑफ की वजह से हैज़ आएगा। आई पैक्ड माई सूटकेस, बैग, पोर्टमेंट्यू फॉर माई ट्रिप, आई टुक ऑल माई लगेजेस। ओ वाओ, लगेजेस, लगेज का प्लूरल लगेज होता है, जिस तरह कैटल का प्लूरल कैटल होता है, और अल्फ़ाबेट का प्लूरल अल्फ़ाबेट होता है। ये हमारी बुक की रेंज में नाउन में सारी चीज़ें बयान की गई हैं, तो लगेज आएगा यहाँ पे। मैन्स 3 पाउंड्स ब्रेन, वाह वाह, मैन्स 3 पाउंड ब्रेन आएगा यहाँ पे। ये ब्रेन नाउन है और ये एडजेक्टिव्स हैं उसके 3 पाउंड, तो 3 भी प्लूरल नहीं होगा, पाउंड भी प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि ये पाउंड यहाँ इस ब्रेन का एडजेक्टिव है और इस वजह से ये प्लूरल नहीं होगा। S1 के कीवर्ड्स ये सामने आ गए, S2 के कीवर्ड्स आ गए। ये आपको एज अ जज थोड़ा सा रोल प्ले करना होता है रिवीजन में, कि जैसे मैं कहता हूँ ये अल्लाह पाक ने शहादत की उंगली दी है, इससे हम गवाही देते हैं, तो आप थोड़ी सी डेली थोड़ी सी ये गवाही भी इसी के साथ दें कि आप केमिकल ग्रामर उठा के उस पर उंगली फेरने शुरू कर दें। ये रूल भी आता है, ओह ये तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है, ये तो ये भी आ गया। ये डेली 5 मिनट्स अगर आप ये काम करने लग जाए ना, तो जो चीज़ आपने पढ़ी है वो आपको ऐसे याद होगी कि मैं आपको क्या बताऊं कि टॉपर्स एंड में जाके हर किसी को कमला कर देते हैं कि जब पेपर के करीब होते हैं तो वो तो हर चीज़ ऐसे हिफज करके फिर रहे होते हैं, तब जाके ये टैलेंट आता है कि आप UHS में टॉप करते हैं। और आपको इसी तरीके से प्रिपेयर करवाया जा रहा है कि UHS में टॉपर्स हमारे पास होते हैं, हमारी क्लास से निकलते हैं, तो इस वजह से अल्लाह खैर करे कि आप भी थोड़ा सा कोई हाथ पाँव हिला लें। इधर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और ओ आर और, किसको देखना है? बाद वाले वर्ड को देख के हमने वर्ब एडजस्ट करना है। S2 के 3 पैकेट थे, पहला ग्रीन में
दूसरा ये फ्रैक्शन वाला रेड कलर में है, और इस तरह तीसरा सनम वाला निमोनिक हमने वो ब्लू के साथ पैक कर दिया, इसको कलरिंग दी हुई है। ऑल पॉसिबल कीवर्ड्स में हमारे पास वन ऑफ द था, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, वन ऑफ द के बाद अगर WH क्लॉज आ जाए तो वर्ब उसमें प्लूरल आएगा, और इसके अलावा वन ऑफ द की बजाय ओनली वन ऑफ द आ जाए तो दोनों जो वर्ब्स हैं डिपेंडेंट क्लॉज का भी और इंडिपेंडेंट क्लॉज का भी दोनों सिंगुलर आएंगे। और ये बहुत सौ के ऊपर से गुजर रही है बात, मुझे पता है, मैं अपनी धुन में लगा रहूँगा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है कि अगर आपने पीछे से नहीं पढ़ा, अगर आपने गाइडलाइंस फॉलो नहीं की, तो मैं बार बार कह रहा हूँ फिर आप सेक्शन चेंज करा लें, या आपकी मेहरबानी है आप जो है ना घर ही बैठ जाएँ, बल्कि आप तो घर ही बैठे हुए हैं, आपने और कहाँ जाना। तो इसलिए अगर आप को नहीं समझ लग रही है, आपके दिमागों पे हेलीकॉप्टर चलना शुरू हो गए हैं ये सारी बातें सुन के, और कुछ समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपने पीछे कख नहीं किया, आपको आता ही कुछ नहीं और आप कुछ कर भी नहीं सकते ज़िंदगी में। ओके जी, द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर, आ नंबर ऑफ के बाद वर्ब प्लूरल, आ ग्रेट मैनी के बाद सारा कुछ प्लूरल, और मैनी आ के बाद सारा कुछ सिंगुलर। एक्शन वर्ब को क्यों पढ़ा था? क्योंकि एक्शन वर्ब के बाद हमने एडवर्ब लगाना है। लिंकिंग और सेंशुअस वर्ब्स को क्यों पढ़ा था? इनके बाद एडजेक्टिव लगाना है, इसलिए पढ़ा था। मैं रीज़न दे रहा हूँ। मैनी और सॉरी क्या है जी, मच और वेरी में क्या डिफरेंस? वेरी फर्स्ट डिग्री के साथ लगता है, मच सेकंड डिग्री के साथ लगता है। अच्छा, सो और सच में क्या डिफरेंस? सो के बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब की फर्स्ट डिग्री आती है, और सच के बाद नाउन लिखते हैं हम, चूंकि सच एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं हम। ये हमारे रूल्स हैं, मैं पीछे से पूरी डिटेल नहीं दे रहा, मैं तो रिवीजन करवा रहा हूँ। रिवीजन में मैं आपको बताऊँ, रूल ये है, अगर आप 100 मिनट लगाते हैं ना पढ़ने में, तो 1 मिनट में वो सारे रिवाइज हो जाते हैं, और वो 1 मिनट हम नहीं निकाल पाते, इस वजह से अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। और अ ग्रेट नंबर ऑफ ये बोल दिया, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ, इनमें क्या डिफरेंस है? अ ग्रेट नंबर ऑफ कहाँ पढ़ा है, किस टॉपिक में पढ़ा है, कहाँ पे लिखा हुआ है, किस पेज पे लिखा हुआ है? ये है आखिरी लेवल, जो आपकी मेमोरी का लेवल है, जो आपको एज एन एमडी कैटियन एक अल्ट्रा लेजेंड बनाता है, कि आपको ये तक पता हो ये टॉपिक कौन सा, आपको ये तक पता हो किस पेज पे, किस तरफ, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे किधर लिखा हुआ है, तब जाके आप पेपर में ऐसे रोल प्ले करते हैं। ऐसे 5 मिनट का पेपर इंग्लिश का सॉल्व होता है, और ये इसी तरह सॉल्व होता है जिस तरह मैं स्पीड में होता हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स भी इसी तरह स्पीड में होते हैं, वो निकम्मे नहीं होते बिल्कुल कि जी काम को हाथ ना लगा रहे हूँ। आज मैं आपकी थोड़ी सी मीठी मीठी आपकी इज़्ज़त अफजाई भी कर रहा हूँ साथ, क्योंकि जो बंदा काम नहीं करता, मेजॉरिटी नहीं कर रही काम, 99% लोग घर में बैठे काम नहीं कर रहे, 1% जो कोई एक बंदा, तो हमारे क्या फ़ायदा है मेरी टीचिंग का फिर, जब 100 में से एक बंदे ने अगर उसका आउटकम लेना है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाकियों को भी थोड़ी सी गैरत आए, मेहरबानी करें वो, और चीज़ें जो है ना वो तरीके से आप करना शुरू कर दें। लिटिल एंड फ्यू में डिफरेंस था, इसके 3 स्टेप्स थे, हमने कहा इनको घर तक पहुँचाने के लिए। लिटिल एंड फ्यू के घर तक पहुँचना है, पहला कदम क्या है? इन दोनों में ये डिफरेंस कि ये लिटिल जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। फिर साथ ही आप ये कहते हैं नहीं लिटिल तो दोनों के साथ लग सकता है, कद के लिए लिटिल काउंटेबल नाउन के साथ भी लग सकता है, और जो मिकदार है उसके लिए लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। अगला स्टेप जब हम लेते हैं तो हमें पता लगता है इनके साथ ए कब लगाना है, कब नहीं लगाना, तो पता लगता है जब गुजारा हो रहा हो तो ए इनको लगा देना है और ले जाओ ए, और अगर गुजारा ना हो रहा तो ए इनसे वापस ले लेना है, भी तुम्हारा तो पहले ही कंगाल हुए हो, तुम कैसे जो है वो कर्जा वापस करोगे, तो ए वापस ले लेना है इनसे। और तीसरी बात ये थी कि जब हम कॉन्टेक्स्ट में होते हैं ना, जब हम किसी कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, किसी नाउन को डेफिनेट बना चुके होते हैं, कॉमन नाउन को, प्रॉपर के अलावा किसी भी नाउन को किसी कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफाई कर चुके होते हैं, तो उसके साथ जब लिटिल एंड फ्यू लगें तो फिर दा उस नाउन के साथ लगता है। द लिटिल जो आप कहेंगे मिल्क इन द जग वॉज ड्रैंक बाय द कैट, के जी वो जो थोड़ा सा दूध पड़ा था जग में, अब उस मिल्क को थोड़ा आप डेफिनेट बना के दा लगा रहे हैं, लिटिल की वजह से दा नहीं लगा रहे, तो वो दा जब लगता है तो वो कॉमन नाउन के साथ दा लग रहा होता है, इस वजह से लिटिल और फ्यू के साथ दा लग जाता है। तो ये हमारे पास वे है जी। ये हेयर और हेयर्स का मसला था, मुझे बताएं, काउंटेबल भी था एक इसका यूसेज, और दूसरा कलेक्टिव था। इसकी एग्जांपल्स अभी हमने एक पहले सॉल्व की है कि जब आप कलेक्टिवली सब सारे बालों को इकट्ठा नज़र से देखेंगे तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा और हेयर ही बोलेंगे, माई हेयर इज़ करली, माई हेयर इज़ ब्लैक, माई हेयर इज़ कुछ भी, आप इसकी डेफिनेशन में कोई लंबी लंबी छोड़ दें। लेकिन जब आप कहते हैं नहीं यार 2 बाल यहाँ गिर गए आके, तो ये शोल्डर पे गिर गए, सूप में आप पी रहे थे उसमें कोई बाल निकल आया, तो खाना खा रहे थे उसमें कुछ ऐसे हो गए, तो वो काउंटेबल सेंस में आ जाएंगे। तो फिर आप मैनी हेयर्स भी कह सकते हैं, 2 हेयर्स भी कह सकते हैं, और एक होगा तो 1 हेयर ही कहेंगे। तो ये काउंटेबल और कलेक्टिव 2 यूसेजेस हैं इसके, हेयर और हेयर्स के। ये उसकी एक्सरसाइज थी, रोक के इसको ज़रा सॉल्व कर लें। ये बताएं, डू माई हेयर लुक गुड या डज माई हेयर लुक गुड? क्योंकि आप कलेक्टिवली सारे बाल पेश करें इसलिए डज माई हेयर लुक गुड आएगा, कलेक्टिव नाउन है यहाँ पे हेयर, बाकी कर लेंगे। अब ये बताएं, स्पीड है, द फ्रंट डोर इज ओपन, समवन एम्प्टी स्पेस इट, प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है ओपन के साथ, समवन हैज़ ओपन इट, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। द ग्लास डोर इज ब्रोकन, शाहिद पास्ट परफेक्ट लगाना है, हैड ब्रोकन इट, ओके। नेक्स्ट है जी, देयर इज
नो वाटर इन द जग, वी ड्रैंक ऑल द वाटर, पास सिंपल लगाना है। अब ये माइंड मैथ आपकी टेंसेस के साथ तेज़ होती है, वो मैं आपको काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ। पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम विल क्या लगाते हैं, वुड हैव और थर्ड फॉर्म लगाते हैं, या पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि फोर्थ फॉर्म। किधर गया जी, वी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 12 ईयर्स, वी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस। पास परफेक्ट में सिंपल में हैड और थर्ड फॉर्म, पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड बीन के साथ हम फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं, फोर्थ फॉर्म कहते हैं उसको। जेरेंडिव नाउन भी बन जाती है जो अलग से नाउन का रोल प्ले करते हो। तो ये हमारे पास जल्दी से एक्सरसाइज है। द बजट डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान, पास कॉन्टिन्यूस लगाएं, वॉज इंक्रीजिंग। अच्छा, द क्लाइंबर्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या आएगा जी यहाँ पे, हैज़ बीन क्लाइंबिंग, द क्लाइंबर्स, हैज़ बीन तो नहीं आ सकता, क्लाइंबर्स प्लूरल है तो फॉरवर्ड एडजस्ट करें, हैव बीन क्लाइंबिंग द माउंटेन। और इसके बाद ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, विल हैव और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स विल हैव फॉट ब्रेवली। इस तरह करके हमारी माइंड मैथ टेंसेस के साथ जुड़ी है जो तेज़ होती है। ओके जी, एम्प्लॉयज़ विल बी गिवन 5 वर्किंग डेज टू रिस्पॉन्ड टू द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, चेंज द वॉइस प्लीज़। आप बड़े फने खां बनते हैं ना कि आप खुद को समझते हैं कि आप आजकल के नौजवान बच्चे कि वो अक्ल कुल हैं और उनको कोई मशवरा ना दे, और उनके अंदर एक लाइट चल रही है और उन्हें कहा जाता है कि अपने अंदर की लाइट को उसको फॉलो करो। वो लाइट बुझी पड़ी है, पहले उसको रोशन कर लें, पहले गाइडेंस ले लें, पहले वाइज पीपल्स के मशवरे ले लें, उसके बाद आगे चलें। ये आपको रॉन्ग मिसकंसेप्ट दिया जाता है कि आपके अंदर कोई लाइट है और उसको माने, बाहर की किसी की ना सुने और आप ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे। और भाई पहले जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी गाइडलाइन ली जाती है, फिर जाके कोई नॉलेज होता है। तो आप ज़रा इस वॉइस को चेंज कर दें मेहरबानी। आप कहते हैं ना आपको सारा कुछ आता है, 8th में पढ़ी थी वॉइस चेंजिंग, 7th में पढ़ी थी। पॉज कर लिया जी, पॉज करके देख लिया, अब चेंज करें। Employees will be given 5 working days to respond to the new contract. Someone will give 5 working days to the employees to respond to the new contract. मैं कन्वर्ट करता जाता हूँ, अब स्पीड देखिएगा। After that period, someone will sign and submit the contract for ratification. Because of this brief time frame, someone will not hold any company-wide discussions. अच्छा, it is hoped by us. इसको कैसे करेंगे? We hope that the need of swift ratification of the contract and swift return to work is understood by all employees. All employees understand the need for swift ratification of the contract and swift return to work. अच्छा, the cooperation of that person is greatly appreciated by us. We greatly appreciate the cooperation of that person. ये थोड़ा सा स्पीड है, इस पे आपने आना है। अब ये वर्ड कौन सा था जो हमने पढ़ा? वैसे वोकैबुलरी की भी तो रिवीजन करनी है ना, बताएं वर्ड कौन सा वर्ड है जी? ये डैंक, डैम्प को कहते हैं, नमी को कहते हैं। और याद होगा तो, अगर फ़ौरन याद है तो आंसर आ गया, फिल किया और आगे ये एग्जैजरेशन है मुझे लग रहा है, तो पिक्चर को देखते ही आपको मीनिंग आ जाना चाहिए। सिनोनिम्स भी थे साथ, ये वो मैंने उड़ा दिए, मैंने कहा चले मीनिंग तो समझ लगे। चेंज द नरेशन प्लीज़। आई आप पता नहीं क्या समझ रहे हैं, आज हो क्या रहा है आपके साथ, लेकिन यही कुछ होगा अब नेक्स्ट में। आई बुक द डबल ऑन द फर्स्ट फ्लोर, सैड मिस्टर अब्दुल्ला। Mr. Abdullah said that he had booked a double on the first floor. इस तरह कन्वर्ट करना है इसने, चेंज द नरेशन लिखा हुआ है पर। आई एम अफ्रेड वी डिडंट गेट योर लेटर, सेड द रिसेप्शनिस्ट, एंड ऑल द फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर रूम्स हैव बीन टेकन। द रिसेप्शनिस्ट replied that she was afraid they had not got his letter and all the first and second floor rooms had been taken, but we could give you 2 single rooms on the third floor. अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? बट she further said, बट से भी शुरू कर सकते हैं, she further said भी लगा देते हैं, जब फुल स्टॉप आ जाए और नैरेटिव चल रहा हो तो further said भी लगा सकते हैं। बट they could give him 2 single rooms on the third floor, ये फुल स्टॉप है। इस तरह नरेशन चेंज की जाती है। अगर आप में ये वाला क्लाइमैक्स नहीं आया ना कि आपको ये एक्टिविटीज़ का पैराग्राफिंग फॉर्मेट में क्लाइमैक्स होता है, हमारे पास जो आपके ज़िम्मे लगी थी ना एक्टिविटीज़, बहुत प्यार से मैंने आपसे कहा था कि वो वर्ब से पहले तक आपने सॉल्व करनी है। आप कितने लोग हैं? सैकड़ों में हैं, हंड्रेड्स में हैं, लेकिन मेरे पास आई हैं कुछ 4 से 5 आई हैं अब तक, और वो अच्छी सॉल्व हुई हैं, उनमें मिस्टेक्स भी हैं, लेकिन लर्निंग टाइम में यही बंदा करता है। हाँ जी, ये बातें हो गई हैं, थोड़ा सा बीच में गड़बड़ सी हो गई थी, लेकिन अब ये आपने ये करना है कि जो गाइडलाइंस है ना वो आपने फॉलो करनी है। ये लेक्चर अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने अपनी बुक रीडिंग पे जाना है,
और बुक रीडिंग में जो हमारे पास बुक 1 से लेसन नंबर 5 और 6 है उनको जल्दी में देखना है, 5 मिनट लगते हैं देखने में, जो हाईलाइटेड प्लेसेस हैं उनको। और फिर हमने मिस्टर चिप्स के जो चैप्टर नंबर 3 है उसको देखना है। तो अब मैं बड़ी शफ़क़त से, बड़ी शराफत से आपको ये कहता हूँ कि हमने किया क्या है। पहले तो आप मुझे ये बता देना कि हमने अभी तक की बात क्या की है। आपसे अगर मैं पूछूं तो हमने ये किया है कि हमने एक चीज़ तय कर ली है कि ये करनी है, और वो क्या है, और वो ये है कि हमने रिवीजन की ठान ली है कि जो चीज़ पढ़ेंगे उसको डेली रिवाइज़ करेंगे। 100 मिनट में पढ़ी गई बात 1 मिनट में रिवाइज़ होती है। अभी मैं रिवाइज़ करके दिखा चुका हूँ, थोड़ा सा आपको डेमो दे चुका हूँ। मैं तो बोलने में और समझाने में टाइम खपाया सारा, अदरवाइज़ तो मैं फ़ौरन आपको जजमेंटल बना सकता हूँ। बताएं जी, ये पाकिस्तान के साथ प्लूरल वर्ब कब लगता है, एडजेक्टिव को सब्जेक्ट कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या लगता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी। इसी तरह किसी भी जगह से मैं कुछ भी पूछ लूँ, 3rd डिग्री से के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा लगाते हैं, 2nd डिग्री के बाद दैन लगाते हैं या देन लगाते हैं, 2nd डिग्री से पहले दा कब लगाते हैं, ये रिक्वायरमेंट्स। सम और एनी में क्या डिफरेंस है, मैनी और मच में क्या डिफरेंस है, इसी तरह वेरी और मच में क्या डिफरेंस है। अब ये चलते जाएं, हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी है भाई, जहाँ जिस भी टॉपिक में पड़ी है अब तो वो हमने निकाल के अपने मर्तबान में डाल ली है ना। अब तो हमें वो उस मर्तबान में तैयारी के तौर पे हर चीज़ के कीवर्ड के साथ ऐसी अटैचमेंट हो कि वो कभी भूले ना ज़िंदगी में। ये होती है हमारी लर्निंग, जिसको आपने 1.5 हफ्ते से 2 हफ्ते से आपने खप गए हैं, और आपको बोल बोल के बता चुका हूँ, चीज़ें समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी बात जो क्वेश्चन पूछें तो वो ए से शुरू कर देते हैं क्वेश्चन भी, जैसे अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी 2 हफ्ते हमने सारे गारत किए हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ, और आप सवाल ऐसे पूछते हैं कि बंदे को रोना आता है। यार बंदे ने जो बातें की हैं उनसे ज़रा कोई इतना कुछ अगर फैज़ मिल सकता तो ये सवाल पूछने वाले बनते थे भला। तो इसलिए सवाल ज़रूर पूछें, लेकिन पीछे वाले लेक्चर्स से जो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं उनसे रिलेटेड पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो लेक्चर दोबारा सुने जिन्होंने नहीं सुने। और अब हम चल रहे हैं अपनी बुक रीडिंग की तरफ, तो गेट रेडी फॉर दैट। हाँ जी, ये हमारे पास है लेसन नंबर 5 जो E3 का हिस्सा है, द पीस ऑफ स्ट्रिंग। पढ़ने का वे मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो इश्यूज़ हैं वो आपको उस मोमेंट में हर सूरत में क्लियर हो जाएंगे जब आपने सारी ग्रामर पढ़ ली होगी। अभी मैंने जिस तरह कहा था कि इस मोमेंट में स्टार्ट ऑफ द MD-CAT में हमें सबसे बड़ा चैलेंज ही बुक्स से रिलेटेड फेस करना पड़ता है। हमें एक घोड़े को 3 ट्रैक्स पे दौड़ाना है, हमें वोकैबुलरी भी करनी है, हमें ग्रामर भी करनी है, और हमें बुक्स भी करनी है। वोकैबुलरी और ग्रामर तो समझ आने लग जाती है जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जिस चीज़ की समझ देर में आती है वो बुक्स हैं, और वो आनी भी देर में ही चाहिए, जो कि ग्रामेटिकली आज तक हमने नहीं पढ़ी होती, और ग्रामर के भी 1-2 टॉपिक पढ़ के हम हर चीज़ को नहीं जस्टिफाई कर पाते। तो जब सारी ग्रामर पढ़ लेंगे तो फिर बात कीजिएगा। अभी आप ये चीज़ें देखते रहें। लीफ एंड ग्रेवी, ड्रिपिंग ओवर इंपॉर्टेंट प्लेस हो गई। द ब्राउन स्किन है। अब मैं पूछूँ आपसे कि ब्राउन क्या है, यहाँ पे वर्ब तो नहीं है। ब्राउन यहाँ पे वर्ब की 3rd फॉर्म एज एन एडजेक्टिव रोल प्ले कर रही है, जो कि अगर टेंस शो ना करे वर्ब की 3rd फॉर्म तो वो एडजेक्टिव बनती है, यहाँ बन रही है तो पिक होती है बात। तो जैसे नॉर्मा री रेड द टाइप्ड नोट है, वहाँ पे री रेड जो है वो मेन वर्ब हो गया, और टाइप्ड नोट जो है वो टाइप्ड क्या हो गया, वो वर्ब की 3rd फॉर्म एडजेक्टिव बन रही। तो इस तरह बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे आप ये जज करते हैं कि वर्ब जो है वो टेंस नहीं शो कर रहा बल्कि कुछ और कर रहा है। मैं एक जनरलाइजेशन अभी बता दूँ जो मैं बाद में भी बताऊँगा। इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़्यादा मज़े वाली चीज़ है वर्ब, क्योंकि जिस तरह हम कहते हैं ना, हर इंसान जो हर बंदा दिखने वाली चीज़ इंसान नहीं होती ना, उसी तरह हर वर्ब दिखने वाली चीज़ वर्ब नहीं होती। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जब वर्ब टेंस शो नहीं करती तो वो इन्फिनेटिव बन जाती है। 3rd फॉर्म जब टेंस शो नहीं करती तो वो एडजेक्टिव बन जाती है। 4th फॉर्म जब टेंस शो नहीं करती तो वो एडजेक्टिव भी बन सकती है, नाउन भी बन सकती है। ये एलैबोरेट मैं करूँगा बाद में, आप घबराएं नहीं, लेकिन मैं एक वे बता रहा हूँ कि जब आप ऐसी प्लेसेस देखते हैं तो परेशान नहीं होना कि आप ब्राउन जो है, अब आप कहेंगे इस क्लॉज का मेन वर्ब कौन सा है, तो वो मेन वर्ब जो है वो हमारे पास ब्राउन नहीं है। ब्राउन यहाँ पे वर्ब की 3rd फॉर्म है, एडजेक्टिव के तौर पे रोल प्ले करिए, स्किन को मॉडिफाई करिए। एवरीबडीज़ माउथ वाटर, मेड एवरीबडीज़ माउथ वाटर। मेड यहाँ पे पॉजिटिव है और वाटर यहाँ पे मेन वर्ब है। मेन वर्ब नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये है कि वर्ब है और पॉजिटिव
वर्ब मेड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं जब ऑब्जेक्ट से काम ले रहे हों, तो इस वजह से वाटर आएगा यहाँ पे। ये कॉजिटिव वर्ब का रूल है। अगर आप अभी से थोड़ी सी आप में वो है एंग्जाइटी है तो वो वर्ब में चले जाएं, पॉजिटिव वर्ब्स को एक नज़र मार लें, आपको बहुत सारी प्लेसेस क्लियर होने लग जाएंगी। लेकिन अगर आप अभी भी थोड़ा चाहते हैं कि यार ठीक है, मैं जो मोटी मोटी बातें जो टॉपिक्स पढ़े हैं मैं उन्हीं को देखूं, बाद में चल के जब टॉपिक पढ़ा जाएगा तो ये चीज़ें क्लियर होंगी, तो ये भी आपके पास स्पेस मौजूद है। अच्छा जी, कॉल्ड आउट टू द पीपल है यहाँ पे, द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पीपल, लोगों को बुलाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हु वर नाउ अटेंटिव एंड इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर हिम टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट। अब वहाँ लोगों को बुलाना है, डायरेक्शन वाली सेंस है, तो टू आ गया, जिनको मुखातिब करके बोला जा रहा है। और यहाँ जो चीज़ मुंह से अदा की जाने लगी है वो अब डायरेक्शन नहीं है, वो मुंह से अदा की जाने वाली पब्लिक अनाउंसमेंट है, इसलिए यहाँ पे टू नहीं आया, कॉल्ड आउट टू द पीपल है, यहाँ पे कॉल्ड आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट है, इसमें लॉजिक है। अब ब्लैक लेदर पॉकेट बुक वॉज लॉस्ट। अब यहाँ पे देखें, जिनके पास पुरानी किताबें हैं वहाँ पे शायद वर लिखा हुआ है, लेकिन जो नए एडिशन है उनमें करेक्शन हो गई थी। यहाँ पे हमारे पास ब्लैक लेदर पॉकेट बुक है, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ड है। ये कंटेनिंग 500 शिलिंग्स एंड सम अदर बिजनेस पेपर्स, ये पोस्ट मॉडिफायर है। अब हमें समझ आती है कि क्यों हम इतनी ज़्यादा खप के बेसिक्स के लिए बात करते हैं, क्यों मैं ये रोता पीटता रहता हूँ कि ज़रा ये सब्जेक्ट का एनालिसिस करना सीख लें। आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जान लेंगे तो आपके आधे ग्रामर के मसले हल हो जाएंगे, और वो इस तरह हल होंगे कि आप देखें ज़रा कितनी आसानी बात है। वहाँ वर लिखा हो तो जो मेजॉरिटी बच्चे हैं इंटर पढ़ के आए होते हैं वो तो कहेंगे भाई देखें शिलिंग्स भी लिखा है, बिजनेस पेपर्स भी है, तो वरी आना चाहिए। लेकिन जब हम अपने नॉलेज को पूरा करके बैठे हों कि इस क्लॉज का दैट के बाद क्लॉज शुरू हो रही है, ये रहा दैट कंजंक्शन, इसके बाद नई क्लॉज शुरू हो रही है, नई क्लॉज का नया सब्जेक्ट होता है, नया प्रेडिकेट होता है, इसका सब्जेक्ट ये हाईलाइटेड है और इसका प्रेडिकेट जो है वो हमारे पास वॉज लॉस्ट है, ऑन द रोड एडवर्बियल बन जाएगा, प्रेडिकेट का हिस्सा है, बाकी सारा कुछ बिटवीन 9 एंड 10 इन द मॉर्निंग, ये हमारे पास। अब देखिए रिडेंडेंसी में कह रहा था ना कि वो आप टॉपिक देखेंगे, AM नहीं आया हुआ, अगर AM आ जाता तो इन द मॉर्निंग ना आता, इन द मॉर्निंग आया हुआ है तो AM नहीं आ रहा, तो ये रिडेंडेंसी के इश्यूज़ हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक ही सेंटेंस में से हम क्या कुछ नहीं निकाल सकते, ग्रामर पूरी पढ़ी हो तो हर जगह पे हम एक चीज़ को नोट कर सकते हैं। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम जब ये MCQ देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा पेपर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, प्रपोजिशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसीलिए मैं उन्हीं चीज़ों को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है। वेंट अप टू हिम है, एक चीज़ की मंजिल है, आप एक स्पेसिफाइड मंजिल तक जाना चाहते हैं तो वेंट अप टू हिम है, कुछ मंजिल तक के लिए आप टू लगा रहे हैं। अकम्पनी मी टू द मेयर्स ऑफिस, अब फिर डायरेक्शन आ गई इस वजह से। बाय द सस्पिशन रेस्टिंग ऑन हिम है, रेस्टिंग एट हिम नहीं है, रेस्टिंग ऑन हिम है, जो उन पर शक किया जा रहा था। मी पिक्ड अप द पॉकेट बुक, अब ये क्लोकियल यूसेज जो कॉमन लैंग्वेज में होता है, रियल में नहीं होता ये कि आई होना चाहिए, रियल ग्रामर कहती है यहाँ सब्जेक्टिव केस आना है, मेन वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है, डूअर के तौर पे सब्जेक्टिव केस आता है, आई पिक्ड अप द पॉकेट बुक आना चाहिए था। लेकिन वो चूँकि आपस में उनको कन्वर्सेशन, लोकल लैंग्वेज, लोकल पीपल आपस में कन्वर्सेशन शो करना है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आना है, आई पिक्ड अप नहीं आना, बल्कि जो उन्होंने लिख दिया वही आपको याद करना पड़ेगा, मी पिक्ड, आई पिक्ड अप आना चाहिए ग्रामेटिकली, लेकिन जो उस सिचुएशन में राइटर ने हमें उन लोगों की ज़ुबान, आम लोगों के रहने सहने और गुफ्तगू का अंदाज़ समझाया है, वो इनफॉर्मल समझाया है कि यहाँ उन्होंने मी लिखा। उसके बाद मिस्टर मनाना, द हार्नेस मैन सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक। अब सॉ यू पिक अप, जब हमारे पास सेंशुअस वर्ब्स आ जाएँ तो इसी तरह हमारे पास जो हमने इनको बेसिकली कहते हैं कॉजिटिव वर्ब्स हैं, वो कॉज बनते हैं और ऑब्जेक्ट से काम लेते हैं तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये जब मैं कहता हूँ आई मेड हिम स्टैंड इन द लास्ट रो, मैंने उसको आखिरी कतार में खड़े होने पे मजबूर कर दिया, तो ये मैंने उसको मजबूर किया, मैंने कंपेल किया, मैंने ज़ोर दिया और मैंने प्रेशराइज़ किया, मैं उस सेंटेंस का पॉजिटिव सब्जेक्ट बन जाऊंगा और आगे वाला जो वर्ब है वो पॉजिटिव वर्ब कहलाएगा। आई मेड हिम में मेड जो है वो पॉजिटिव वर्ब है, लेकिन असल काम कौन कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट आगे एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको आपने कुर्सी पर खड़ा किया, आखिरी लाइन में उसको लगाया, चलो जी उधर खड़े हो जाओ, कोई शरारत करा हो तो अब ऐसी सिचुएशन में जब पॉजिटिव वर्ब इसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करे तो आगे फॉर्म कौन सी लगानी है, बेयर इन्फिनेटिव लगाना है। लेकिन ये 98% केसेस में, जो बाकी 2 या 3% में केसेस बचते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव भी आता है, जिस तरह गेट के बाद समवन आ जाए तो आगे कंप्लीट इन्फिनेटिव आता है, पढ़ेंगे तो पता लगेगा ना। ये तो अभी तो थोड़ा थोड़ा मैं रिफाइन कर रहा हूँ कि इस तरह बुक रीडिंग करनी है। एंड ही सेड सो, ही ड्रू आउट द लिटिल पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज पॉकेट, ड्रू आउट है, मेक मी बिलीव है, फिर वही आ गया पॉजिटिव, यू विल नॉट मेक मी बिलीव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। बिलीव और बिलीफ में फ़र्क है, बिलीफ इज़ अ नाउन, एफ के एंडिंग वाला बिलीफ नाउन है और अकीदे को कहते हैं, यकीन को कहते हैं, जबकि यकीन करने को बिलीव कहते हैं। तो यहाँ पे एक्शन ऑब्जेक्ट से काम लिया जा रहा है यकीन करने का, तो इसलिए हम बिलीव लगा रहे हैं। आई रिपीट इट ऑन माई सोल है यहाँ पे, और अगर कोई बंदा ओथ दे रहा है और कसम खा रहा है तो टू सी इफ़ एनी मनी हैड फॉलन आउट,
ये पूरी की पूरी सेंस आपको कंप्लीट करनी है। टेक अवे है फ्रेजल वर्ब है, पिक्ड अप है फ्रेजल वर्ब है, बोथ ईच अदर आ गया ना यहाँ पे देखें, पेपर में एमसीक्यूज आए में वन एंड अदर लिख के आगे ईच अदर लिखा हुआ है, सॉरी बोथ लिख के आगे वन एंड अदर लिखा हुआ, बोथ के साथ वन एंड अदर नहीं आना, वन एंड अदर दो से ज़्यादा के लिए होता है और दो चीज़ों के लिए ईच अदर आता है। लाफ्ड एट हिम है, मिस्टर हर्बर्ट वेंट अलॉन्ग स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स गिविंग देम हिज स्टेटमेंट एट एंड प्रेजेंटेशन। ओके, टर्निंग हिज पॉकेट इनसाइड आउट ईजी। मेट विद इनक्रेडिबिलिटी है, मेट विद है यहाँ पे। जॉर्ज क्लेम टू हैव फाउंड पैसिव सेंस है, टू हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद क्या है जी, ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट, गुड। सो एज कॉम्बिनेशन आ गया, देर इज़ नथिंग सो शेमफुल एज टू बी कॉल्ड अ लायर, नेगेटिव सेंटेंस में सो एज कॉम्बिनेशन होता है और नेगेटिव सेंटेंस में एज और एज कॉम्बिनेशन भी होता है। एक चीज़ याद रखनी है जो वर्ड टू वर्ड कॉम्बिनेशन में लिखी हुई है कि पॉजिटिव सेंटेंस हो ना आपका तो सिर्फ और सिर्फ एज और एज आएगा, लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो फिर आप सो और एज भी लगा सकते हैं और एज भी लगा सकते हैं, ये याद रखना है। और ये नथिंग की वजह से सो और एज आ गया। अच्छा, ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट ओवर दिस है यहाँ पे, ये पेपर में शायद आया भी हुआ था। टू हिज सेल्फ स्टीम है, बिल्कुल टू हिज सेल्फ स्टीम बोला जाएगा। टुक टू हिज बेड, बीमार हो अपने बेड पे चला गया, टुक टू हिज बेड, अपने बेड के होके रह गए बीमारी की वजह से। कैरिड अवे है। इट वॉज एनग्रेव्ड ऑन हिज टोम स्टोन, ये उनके टोम स्टोन के ऊपर ये चीज़ कंधा थी, ये बात हो गई। उसके बाद क्या है जी, जॉर्किन्स जॉइंड इन। लॉन्ग इनफ है, हमने इनफ का रूल क्या देखा था, लॉन्ग इनफ जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद आता है जबकि नाउन से पहले आता है। सो लॉन्ग एज ही स्टिक्स टू इट एंड स्टिक्स टू इट हार्ड इनफ, फिर आ गया हार्ड एडजेक्टिव पहले आ गया, उसके बाद अच्छा एडवर्ब आ गया। इनफ जो है एज एन एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बाद में आएगा एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद आता है। एंड लॉन्ग इनफ फिर वही बात है, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद इनफ आ रहा है। जॉर्किन्स वेंट ऑन इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स, द मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस, ये एक जनरल प्रोवर्ब सा भी बन जाता है। टू गो देयर, द सहारा, जितने डेजर्ट्स के नेम्स हैं उनके साथ दा लगता है, जिस तरह जितने ओशंस के नेम्स हैं उनके साथ दा लगता है, नेम्स ऑफ सीज़ के साथ दा लगता है, नेम्स ऑफ रिवर्स के साथ दा लगता है, सिवाय किस रिवर के, नाइल के साथ नहीं लगता ना दा, नहीं नाइल के साथ भी लगता है, वो जो एक लेक है उसके साथ नहीं लगता, लेक विक्टोरिया के साथ नहीं लगता। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी द वेरी थिंग्स, ये वेरी में कह रहा था, वेरी के दो मतलब हैं। वेरी का मतलब सिर्फ स्ट्रेस के लिए नहीं होता, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ ही नहीं लगता, ये नाउन के साथ लग के एडजेक्टिव भी बनता है। वेरी का मतलब द सेम होता है, द सेम थिंग्स इसका मतलब बनेगा। हिट ऑन एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी एम्बिशन, एन नहीं है सॉरी आ है, चूँकि मोस्ट जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है और कॉम्प्लीमेंट नाउन सिंगुलर है, इस वजह से ए आएगा यहाँ पे। हालांकि एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री मौजूद है, मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी, हमें तो बताया गया था कि एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री से पहले दा लगता है, लेकिन ये जो हिट ऑन एन एम्बिशन होता है, लेकिन एम्बिशन से पहले हमारे पास उसका एक मॉडिफायर मौजूद है, तो साउंड उस मॉडिफायर की मैच करके हम वाउल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से आर्टिकल ए लगाएंगे। चूँकि एम्बिशन यहाँ कॉम्प्लीमेंट नाउन सिंगुलर है, कॉम्प्लीमेंट नाउन सिंगुलर आ जाए तो ए या एन लगाते हैं। जिस तरह आई हैव अ बुक इन माई हैंड, आई सा अ कार ऑन द रोड, अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आर्टिकल ए लगेगा चूँकि कॉम्प्लीमेंट नाउन सिंगुलर बोला जा रहा है। ये मैं एक्सप्लेन करूँगा, आर्टिकल का अगला लेक्चर जो हमारा होगा उसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन होंगी कि ए और एन और दा में हमारे पास डिफरेंसेस हैं, अच्छे से उनको कंप्लीट करेंगे। इट वॉज नथिंग लेस दैन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबैट, बिल्कुल सही, लेस दैन हो गया। ओके, लिटिल लेस लीस्ट और सेकेंड डिग्री है तो सेकेंड डिग्री के साथ दैन भी आ गया, नॉट आ गया, सो एज कॉम्बिनेशन मौजूद है। नेवर हैड, अब मुझे बताएं ये हैड दो दफ़ा क्यों आता, अक्सर पढ़ते हैं। अगर अकेला एक हैड आएगा तो वो सिर्फ पोजेशन को शो करता है, पोजेशन को, और ये आपके पास चीज़ है, बस ये है, आई हैड माई डिनर विद मी। लेकिन अगर आपने वो खाना खा लिया है तो आप कहेंगे आई हैड माई डिनर, ठीक है। तो अब दूसरी बुक को भी देख लेते हैं या बाकी आप पढ़ लेंगे। अब थोड़ा मिस्टर चिप्स को देख के वाइंड अप करते हैं, टाइम पहले ही बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ जी, मिस्टर चिप्स पे आ जाएं, थोड़ा सा इसको भी देख लें। मैं सिर्फ वे क्लियर कर रहा हूँ आपसे, कितनी मिन्नतें करूँ आपकी, कि अगर आपको मेथड पता लग जाए ना तो टीचर ने ये नहीं करना कि सारी आपको किताबें दोबारा से पढ़ानी हैं और आपको इस माइंडसेट से बैठे हैं कि जैसे आपको एक एक लाइन एक एक वर्ड पे एक्सप्लेनेशन मिलेगी। अब आपको इनको खुद पढ़ना है, बुक्स पेपर में आती हैं नहीं आती, लेकिन आपको मेथड बताया जा रहा है, आपको वे बताया जा रहा है। अब आपने खुद इन्हीं मेथड्स को खुद हाईलाइटिंग करनी है अपनी, जो मैंने करके रखी हुई है कब की, और ये चल रही है हर तरफ, हर कोई इनको पढ़ रहा है, तो आप अपनी हाईलाइटिंग करें, थोड़ा अपना एक्सपर्ट ओपिनियन भी अब इसमें ऐड करें जो साथ साथ ग्रो कर रहा है। So it was a small but very comfortable and sunny room that Mrs. Wickett let to him। अभी मैं let के साथ बात कर रहा था शुरू में, तो एक चीज़ किसी को उधार देने को कहते हैं। तो
लेट यहाँ मेन वर्ब है, लेट जो है वो मेन वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है, और मेन वर्ब के तौर पे चूँकि हमने लेटिंग कभी फोर्थ फॉर्म, चूँकि वो स्टेटिव वर्ब बन जाता इसलिए उसकी फोर्थ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, इसको मेन वर्ब के तौर पे यूज़ नहीं करते। अदरवाइज़ लेट की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो क्या है, लेट लेट लेट। अच्छा जी, चूँकि पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए सेकंड फॉर्म लगी हुई है। और बट से पहले कॉमा मैंने कहा था कि क्लासिकल इंग्लिश में जो फ़ैन बॉयज़ हैं उनसे पहले सेमीकोलन भी लगता है, और इसका रूल मैंने लिख दिया हुआ है बुक में, पंचुएशन वाला जो नए पेजेस ऐड हुए हैं, जो नए सिलेबस के मुताबिक सारी हमारा 2020 एडिशन डिज़ाइंड है, तो उसमें पंचुएशन तो बहुत ही क्लासिकल वे से और बड़े अच्छे तरीके से लिखी है। क्योंकि 2019 के पेपर में सेंटेंस करेक्शन के पार्ट में 2 MCQs हमारे पंचुएशन से थे। इफ़ और वर्क का कॉम्बिनेशन, जब काम अभी ना हुआ हो, अब एक हाइपोथेटिकल सी बात हो, होपफुली बात होप की शक्ल में हो, और अनफुलफिल्ड डिज़ायर हो, इनकम्प्लीट एक विश हो, तो उस सूरत में हम इफ़, एज़, दो और वुड दैट के साथ वर लगाते हैं। तो ये चीज़ है। और एनफ के साथ मैंने क्या बताया था, एनफ का रूल ये हो गया कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद आता है, नाउन से पहले आता है, और एनफ के साथ हम इन्फिनेटिव लगाते हैं, जेरंडी लगाते हैं, वो भी लिखा हुआ है। आ फ्यू वर्ड्स है, चूँकि कुछ ना कुछ गुजारा हो रहा है उन अल्फाज को जो वहाँ बोले जा रहे हैं, तादाद में हैं इसलिए कंसिडरेबल हैं, इसलिए आ फ्यू वर्ड्स लिखा है। अब इसका MCQ बनना है क्या, आ उड़ा दें, MCQ बन जाएगा। टच देयर कैप्स टू हिम, तो ये इंग्लिश ट्रेडिशन है, जब आपने किसी को रिस्पेक्ट देनी होती है तो आप अपनी कैप को पकड़ लेते हैं या उसको उतार देते हैं, या कैप को यहाँ से उसकी रिम से पकड़ लेते हैं। टू वॉच हिम मेक टी मिक्सिंग केयरफुल स्पूनफुल्स। अब ये वॉच हिम मेक, फिर वही बात आ गई, पॉजिटिव सेंस है, इस वजह से वर्ब की मेक फर्स्ट फॉर्म आई है यहाँ पे पॉजिटिव मेक सेंस दे रहा है, सॉरी पॉजिटिव वॉच है, वॉच पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ऑब्जेक्ट काम करेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बाकी एक्सप्लेनेशन वर्ब में होगी, अभी आप इतनी भाग दौड़ ना करें। ही कैप्ट वॉच, ये थोड़ी एक्सेप्शन है, कैप्ट के बाद जनरली हम यूज़ करते हैं वॉचिंग, गोइंग, सिटिंग, फोर्थ फॉर्म लगाते हैं जो काम पहले से जारी होता है, इसलिए जो चीज़ें एक्सेप्शनल हैं वो रेड से हाईलाइटेड हैं, इनको आपने अलहदा से देखना है। ये भी आप देखें, नेवर के साथ नो लिखा हुआ है, नेवर के साथ नो लिखा हुआ है, एक्सेप्शनल प्लेसेस हैं। आई एम क्या है जी, वॉजंट इट दैट गॉट द मेडल्स सर। अब ये थोड़ी सी एक स्पोकन मीडियम की बात है, जिसको स्पोकन डिस्कोर्स को आप रिटर्न में लेके जाएंगे, तो अब ये प्लेसेस जहाँ पे स्पोकन डिस्कोर्स को रिटर्न में एक जम्बल्ड सी और कंफ्यूजिंग सिचुएशन में पंचुएशन लगा के लिख दिया जाता है, पेपर में तो कभी नहीं आ सकती ना, तो ये वाली प्लेसेस सारी की सारी पेपर के लिए टोटली अनइम्पॉर्टेंट है, कि छोटे छोटे फ्रेजेस क्लॉजेज हैं और वो बिल्कुल ही कनेक्टेड स्पीच में है, एक बात कर रहा है दूसरा उसका जवाब दे रहा है, छोटे छोटे पीसेज हैं, डायलॉग फॉर्म कभी भी पेपर में इस तरह नहीं आ सकती, इसलिए इनकी आपने फिक्र नहीं करी। आ लिटल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स, 2017 का MCQ उठा लें पेपर का, पास पेपर, MD कैट पास पेपर, देयर वाज अ लिटल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स, वहाँ बिसाइड लिखा हुआ है और इसके बाद लिटल के साथ से आ उड़ाया हुआ है, सेंटेंस करेक्शन में 4 डिफरेंट वेज से इसको लिखा गया है, और MCQ हमारा ठीक वही होगा जिसमें आ लिटल भी होगा और बिसाइड्स होगा, चूँकि वो अपने साथ रख के नहीं सोते थे पैसे को कि हम बिसाइड लगा दें, इसके अलावा कि उनको और भी पैसे उन्होंने जमा किए हुए थे, जो उनको पेंशन वगैरह आती थी उनके अलावा भी उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हुए थे, इसलिए बिसाइड्स आएगा। क्राउडेड विद हो गया, पाइल्ड अप हो गया, उसके बाद ये जेरेंडिव हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं, इसको देखना है, बिकॉज से पहले सेमीकोलन लगा हुआ है, और ये लेसन नंबर 3 हमने, एक चैप्टर है 5 से 10 मिनट लगते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, तो होपफुली इंशाल्लाह टाइम काफ़ी हो गया। हाँ सुनेंगे, पता नहीं आप नहीं सुनेंगे इतना बड़ा लेक्चर, चूँकि आप वैसे ही ज़्यादा लंबा लेक्चर देख के डर जाते हैं कि वो इतना लेंथी लेक्चर है, कितना आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, कितनी देर के लिए आपको अपने मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा, ओहो इतना ज़्यादा बर्डन कैसे महसूस करेंगे, कितना मुश्किल से मैनेज करेंगे ख़ुद को, क्योंकि हमें तो हर 2 सेकंड के बाद मोबाइल की घंटी बजती है, तो फिर हम उसको भी तो देखना होता है ना, तो इतने लंबे लंबे लेक्चर कौन सुने, फिर मसरूफ़ लोग हैं आप इतने ज़्यादा। आज के लेक्चर से अब आपकी भागदौड़ शुरू है, कोई रियायत नहीं है, अगर पढ़ना है तो पढ़ें, नहीं तो आप किताबें ठपें और आराम से जाके सो जाएं कहीं और बिल्कुल मौजें मारें। ज़िंदगी गुजारने के 2 तरीके होते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी को बेड ऑफ रोजेस समझ के मौजें मारना शुरू कर दें आज से, या फिर इसको गेम ऑफ चैलेंजेस समझ के आज से इसको चैलेंज मानें और इसके हर छोटे छोटे काम को, अपनी चॉइसेस को पॉजिटिवली लें और उन पर रिएक्ट करें और उनको अच्छे से अकम्प्लिश करें, ये चैलेंज है। और गेम ऑफ चैलेंजेस जो इसको समझ के चलते हैं वो दिनों में कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं, आपको इस चीज़ का भी इल्म नहीं है, चूँकि आपने अभी कुछ भी नहीं देखा हुआ, तो इसलिए आज की इस बात में, जिसमें थोड़ा गुस्सा भी शामिल था, थोड़ा प्यार भी शामिल था, थोड़ा लहजे में तलखी भी थी, इसलिए कि मुझे पता है कि आप लोग, हम डंडे के बगैर काम नहीं करते, डांट के बगैर कोई काम नहीं करता, जब तक हमारी इंसल्ट ना हो तब तक हमने बिल्कुल नहीं हिलना होता, ये सिंपल बात है, ये जनरल रूल्स बन गए हमारे सोसाइटी के आजकल, तो इसलिए थोड़ी डांट डपट बहुत ज़रूरी है, एज ए टीचर तो ये मस्ट है मैं कहता हूँ। तो आपका काम अब ये है कि अब आप घर में बैठे हैं तो अपनी रिवीजन को प्रॉपर लेके चलेंगे, जितने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उन पे आपने ठिप्पा लगाना है। आज नाउन आता है,
एडजेक्टिव आता है, एसवी एग्रीमेंट आता है, तो फिर आप कहते हैं हाँ यार ये तो इजी होता है, ये तो काम तो इस तरह किया जाता है, काम करने का तरीका समझ लग गया तो आप कामयाब हैं। अगर काम आपको भी वे ही नहीं पता लगा 2 हफ्ते के अंदर कि काम ये एंटी टेस्ट है क्या, इसको कैसे करना है, तो आप किसी खाते के नहीं हैं, आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट हम E3 के डिस्कशन पे बात होगी इंशाल्लाह ताला, तो उससे हम इस सारी बात को रिफ़ाइन करेंगे, बेहतर बनाएंगे और थोड़ा प्यार से तामुल से बातें हो जाएंगी तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बेस्ट ऑफ लक।